पाकिस्तान का देशद्रोही या भारत का गद्दार या दलितों का मसीहा, किस नाम से जानना चाहते हैं आप? मुकद्दर ने ऐसा खेल खेला कि कभी दलितों का मसीहा कहा जाने वाला अपनों की नजरों में ही अछूत बन गया। 19 जनवरी 1904 को वारिसाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, एक बेहद ही गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार जातिगत रूप से शूद्र था, जिसे आप अछूत भी कहते हैं। बचपन से ही सामाजिक यातना को झेलते हुए बड़ा होता है और दलितों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के सपने में वो ऐसा खोया कि वक्त ने उसे दलितों का मसीहा बना दिया। हम बात कर रहे हैं जोगेंद्र नाथ मंडल की। पूर्वी भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने अपनी मेहनत से दलितों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। एक समय में वो अंबेडकर से बड़े नेता बन चुके थे। 1946 में भारत में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री बने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दलित मसीहा भारत का गद्दार और पाकिस्तान का देशद्रोही बन गया? तो आइए जानते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। 1937 के विधानसभा के चुनाव में बाकरगंज विधानसभा से निर्दल चुनाव लड़ने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल ने स्वदेशी आंदोलन के जनक और उस समय के बड़े कांग्रेसी नेता अश्विनी कुमार दत्त के भतीजे सरल कुमार दत्त को बड़े अंतर से पराजित कर बंगाल प्रांतीय असेंबली में प्रवेश किया। इस चुनाव में उन्हें दलितों और मुसलमानों का एक तरफा समर्थन हासिल था। बंगाल में मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी सरकार में वह सहकारिता मंत्री बने। यह वो दौर था जब देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर दो दलित नेता अपनी पहचान बना चुके थे। जहां भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि महाराष्ट्र थी, तो वहीं जोगेंद्र नाथ मंडल की कर्मभूमि बंगाल थी। दलितों पर प्रभाव के मामले में मंडल अंबेडकर से कहीं आगे थे। दोनों ने मिलकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, जिसके पश्चिमी क्षेत्र की कमान अंबेडकर तथा पूर्वी क्षेत्र की कमान मंडल के हाथों में थी। 1946 के संविधान सभा के चुनाव में अंबेडकर के चुनाव का विरोध कई स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने किया। मुंबई से उनके चुनाव जीतने पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो ऐसे में जोगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से चुनाव लड़वाया और इस तरह अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे। समय के साथ जोगेंद्र नाथ मंडल के दलित मुस्लिम गठजोड़ के सपने ने उन्हें मुस्लिम लीग का बड़ा नेता बना दिया। जिन्ना से उनके बहुत ही मजबूत रिश्ते थे। हिंदू धर्म में दलितों पर उच्च जातीय हिंदुओं के अत्याचार ने उन्हें मुसलमानों के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। उस समय भारत में जो स्थिति मुसलमानों की थी, ठीक वही स्थिति दलितों की थी। मंडल मुस्लिम लीग के बड़े नेता जरूर थे, लेकिन वो विभाजन के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने हमेशा संयुक्त बंगाल का सपना देखा था, लेकिन जिन्ना से मजबूत रिश्ते और भारत में दलितों की स्थिति ने उन्हें विभाजन का समर्थक बना दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित सीधी कार्यवाही दिवस के समय भी उन्होंने बंगाल में घूम घूमकर दलितों से मुसलमानों के साथ खड़ा होने की अपील की थी। 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे। जिन्ना के इस कदम ने न केवल लॉर्ड वेवल को चौंका दिया, बल्कि कांग्रेस को भी सकते में लाद दिया था। वेवल समझ गए थे कि यह जिन्ना की तरफ से कांग्रेस को जैसे को तैसा वाला दिया गया जवाब था, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से सैयद अली जहीर और आसिफ अली को सरकार में शामिल किया गया था। बस इसी के जवाब में जिन्ना ने भी अपनी पार्टी की तरफ से दलित नेता को सरकार में भेज दिया। इस तरह से जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल देश के पहले कानून मंत्री बने। 3 जून 1947 को जब विभाजन की घोषणा हुई, तो जोगेंद्र नाथ मंडल के सामने धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। लेकिन दलितों के हितों का उत्थान तथा जिन्ना के भरोसे के कारण उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया तथा पाकिस्तान को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों के हितों की रक्षा उच्च जाति बाहुल्य भारत से बेहतर जिन्ना के पाकिस्तान में होगी, क्योंकि उनकी नजर में आम दलित और मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। 3 जून 1947 की विभाजन की घोषणा के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू होता है। सिलहट, जहां हिंदू और मुसलमान आबादी लगभग बराबर थी, वहां भी जनमत संग्रह होना था। वह असम राज्य का हिस्सा रहेगा या बांग्लादेश का,
इस बात के लिए जनमत संग्रह हुआ। जिन्ना के निर्देश पर मंडल सिलहट गए और उन्होंने दलितों से पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने की अपील की। उनका प्रभाव था कि सभी दलित और मुसलमान एक साथ खड़े हो गए और सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के अस्तित्व में आ जाने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के बहुत बड़े चेहरे बन के उभरे, क्योंकि उन्हें जिन्ना का वफादार माना जाता था। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी संविधान सभा की जिस पहली बैठक में जिन्ना को गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई जा रही थी, उस बैठक की अध्यक्षता जोगेंद्र नाथ मंडल कर रहे थे। उसी के बाद उन्हें पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और पाकिस्तान के ही पहले श्रम मंत्री का शपथ दिलाया गया। इसे अजीब इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि इधर भारत में आजादी के बाद पहले कानून मंत्री अंबेडकर के रूप में एक दलित को अपनाया गया, तो उधर पाकिस्तान में भी कानून मंत्री का पद भी जोगेंद्र नाथ मंडल के रूप में एक दलित के हाथ में आ गया। इससे भी बड़ा इत्तेफाक यह है कि दोनों ही लोगों को कुछ साल के बाद त्यागपत्र देना पड़ा। 8 अक्टूबर 1950 को मंडल ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, तो अंबेडकर ने भी 27 सितंबर 1951 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायदे आजम का खिताब देने का प्रस्ताव पेश हुआ, तो सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि पाकिस्तान के सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। सिर्फ एक सदस्य ने इसका समर्थन किया और वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल की सफलता अब तक सरपट भाग रही थी, लेकिन इसमें ब्रेक तब लग गया जब जिन्ना की असामयिक मृत्यु हो गई। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मृत्यु ने मानो जोगेंद्र नाथ मंडल के सूर्य को अस्त कर दिया। जिन्ना की मृत्यु पर मंडल ने कहा था कि भाग्य ने ऐसे समय में कायदे आजम को हमसे छीन लिया जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दरअसल जिन्ना पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद विभाजन विभीषिका से उपजी कट्टरपंथी सोच वाले नेताओं ने पाकिस्तान को अपने तरीके से बनाया और बसाया। मंडल ने सोचा था कि नए पाकिस्तान में मुस्लिम और दलित आपस में भाई की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। बंटवारे के समय में दंगों ने दोनों देशों की नींद हराम कर रखी थी। आम जनमानस डर के साए में जी रहा था। बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदुओं का आना और भारत से मुसलमानों का जाना लगा रहा। इन घटनाओं ने पाकिस्तान में दलित और मुसलमानों को साथ आने ही नहीं दिया और मंडल का सपना चकनाचूर हो गया। पलायन कर रहे हिंदुओं के मन में मंडल की छवि एक विलन के तौर पर उभरती चली गई। इसमें भी उच्च जाति हिंदुओं ने भी मंडल को जोगेन अली मुल्ला नाम से बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मंडल की पूरी छवि मटिया मेट हो गई। पलायन में अधिकतर उच्च जाति हिंदू भारत लौट आए, लेकिन अभी भी दलित वर्ग जोगेंद्र नाथ मंडल के भरोसे पाकिस्तान में रुका रहा। जिन्ना की मृत्यु के बाद मंडल धीरे धीरे हाशिए पे चले गए। लियाकत अली सरकार में फेडरल सचिव चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पीएम भी बने, ने मंडल की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। इससे आहत होकर जोगेंद्र नाथ मंडल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने लंबे चौड़े त्यागपत्र में उन्होंने लिखा था, मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह थी कि बंगाल में मुसलमान और अनुसूचित जातियों के हित एक समान थे। अधिकतर मुसलमान या तो मजदूर थे या किसान। शैक्षिक स्तर तो इनका अत्यंत ही निम्न था और यही दशा दलितों की भी थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जिस एक्शन प्लान का आयोजन किया गया, उसमें हजारों लोग मारे गए। मेरे सभी हिंदू भाइयों ने मुझे मुस्लिम लीग सरकार से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। उल्टे मैंने उन्हें ही समझाने की भरसक कोशिश की। मैं यहां अपने इस दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार अभी तक हिंदुओं को प्राण से खदेड़ने की नीति पर काम कर रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने की नीति लगभग कामयाब रही है और पूर्वी पाकिस्तान में भी यह कामयाब होती दिख रही है। इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक तार मिला। उनके बेटे की तबीयत खराब थी। खबर सुनते ही वो पूर्वी पाकिस्तान लौट आए, जहां उनका घर था। यहां पहुंचने पर पता चला कि लड़के
कि तबीयत ज्यादा खराब है, वो सीरियस है, और उसे कलकत्ता, जो भारत में हुआ करता था, वहां उस बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडल कलकत्ता पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद उनका बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन मंडल कभी फिर पाकिस्तान नहीं गए। जिस मसीहा के आह्वान पर लाखों दलित भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, आज उसी मसीहा ने खुद ही पाकिस्तान छोड़ दिया और दलित असहाय हो गए। उनका नेता ही उनका साथ छोड़कर चला गया। जिन दलितों के सहारे मंडल ने दलित मसीहा की पहचान बनाई, आज उन्हीं की नजर में वो खलनायक बन गए। पाकिस्तानी दलितों की नजर में वो धोखेबाज, तो खुद पाकिस्तान की नजर में वो देशद्रोही बन गए। भारत लौटने के बाद अपनी धूमिल छवि को फिर से साफ करने की पूरी कोशिश की। पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविरों में वो कार्य करने लगे। दलित बस्तियों में उन्होंने खूब मेहनत की। 24 परगना जिला या वीरभूम जिला में घूम घूम कर शरणार्थी शिविरों और दलित बस्तियों में कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमले किए कि कांग्रेस ने ही सत्ता के लिए विभाजन करवाया था। अपने पुराने लेखों को पढ़ पढ़ कर सुनाया, जिसमें कभी वो संयुक्त बंगाल की बात किया करते थे, लेकिन लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि यह वही जोगेंद्रनाथ मंडल थे जो जिन्ना के वफादार थे। खुद तो पाकिस्तान का समर्थन किया ही, बल्कि दलितों को भी समर्थन करने का खुला आह्वान किया था। जिस विभाजन विभीषिका ने जिन्ना को भारत का दुश्मन घोषित किया, उसी विभीषिका की लपटों ने मंडल के प्रताप को भस्म कर दिया। मंडल अपने दलित समुदाय की नजरों में ही गिर चुके थे, फिर भी मंडल ने अपनी छवि सुधारने की भरसक कोशिश की, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथी उत्थान के दौर में वो बहुत पीछे छूट गए थे। 1952 के चुनाव में बनियापुकुर बालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा। यह कभी उनके ही प्रभाव वाली दलित बाहुल सीट हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के दलित उम्मीदवार पुलिन बिहारी खटिक ने उन्हें बहुत बड़े अंतर से पराजित कर दिया। फिर भी मंडल हार मानने वालों में से नहीं थे। 3 मई 1955 को उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिस इंसान की पूरी राजनीतिक जिंदगी कांग्रेस के विरोध में बीती हो, वो आज खुद कांग्रेसी बन चुका था। 1957 के चुनाव का समय था। मंडल की छवि और बंगाल का माहौल भांपते हुए कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। 1964 के चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला, तो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर निर्दल मैदान में उतर गए। लेकिन हुआ वही जो होना था। कांग्रेस के दलित उम्मीदवार रमेश चंद्र मलिक के हाथों पराजित हो गया। मंडल जब पाकिस्तान जाने का फैसला किया था ना, तो वह धार्मिक अछूत थे, लेकिन अब वह राजनीतिक अछूत भी बन गए थे। आखिरकार 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता के पास बनगांव में जोगेंद्रनाथ मंडल की गुमनामी के हालात में मृत्यु हो गई। केंद्र या पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। इस तरह एक ऐसा दलित नेता जो कभी दलितों का मसीहा कहलाया, जिसकी एक पुकार से लाखों लोगों ने दूसरे देश में बसने का फैसला कर लिया, वह अपने अधूरे सपने के साथ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जिसका जवाब हम सब अपने नजरिए से ढूंढ लेते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, क्या उसमें उनका कोई अपना स्वार्थ था, या दलितों की दशा सुधारने के चक्कर में इतने लीन हो गए कि सही और गलत का फैसला नहीं कर पाए। जिन्ना की असामयिक मौत ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। अगर जिन्ना 10 साल भी जिंदा रह गए होते, तो क्या आज बात कुछ और नहीं होती। भारत लौटने के बाद उनको शायद प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला, जबकि उन्होंने मरते दम तक कोशिश की। दलितों की स्थिति को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, बस मुकद्दर ने उनका साथ नहीं दिया।